पेज नंबर 366, 363, updating disclosures about conditions at the end of, पहले ये पढ़ लें, इफ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर मटेरियल, तो इसका डिस्क्लोजर ना देना यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है। जाहिर बात है, अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोजर ना देना अच्छी बात नहीं है, दे देना तो अच्छी बात है। Therefore, an entity shall disclose the following for material non-adjusting events. अगर मटेरियल हैं तो डिस्क्लोज कर दें जो हम बताते थे, नेचर और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। और अगर अंदाजा नहीं लग सकता तो स्टेटमेंट दे दें कि एस्टीमेट नहीं लग सकता। अगर तो अंदाजा लग सकता है पैसों का तो बता दें अंदाजा लग सकता है, अगर नहीं लग सकता तो बता दें कि अंदाजा नहीं लग सकता। कई दफा डिस्क्लोजर्स भी अपडेट करने पड़ सकते हैं, अपडेट करने पड़ सकते हैं। 28 दिसंबर को लॉयर ने कहा कि पॉसिबल है, तो आपने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी ₹30 मिलियन पे, और 2 जनवरी को या 15 जनवरी को कोर्ट केस की हियरिंग हुई। आफ्टर हियरिंग, कोर्ट केस की हियरिंग हुई, हियरिंग कोर्ट में होती है। आफ्टर हियरिंग इन कोर्ट, लॉयर का ख्याल है कि ये लायबिलिटी अभी तक कॉन्टिंजेंट ही है, कॉन्टिंजेंट ही है, लेकिन अब ये लायबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल से 35 मिलियन पे आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन है अभी पॉसिबल ही। अब पहले लॉयर का ख्याल था कि पैसे देने का कम चांस है और पैसे देंगे 30, अब भी लॉयर का ख्याल है पैसे देने का कम चांस है लेकिन पैसे देंगे 35। तो डिस्क्लोजर 30 की बुनियाद पे बनाएं या 35 की बुनियाद पे बनाएं? 35 की। अपडेट कर दें डिस्क्लोजर को, डिस्क्लोजर को क्या कर दें, क्योंकि जनरल एंट्री तो करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोजर को अपडेट कर दें, क्योंकि हियरिंग की वजह से लग रहा है कि जज साहब ज्यादा पैसे ही दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है बहुत कम चांस है केस हारने का, इसलिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ही है। लॉयर कह रहे हैं कि पॉसिबल है, और हियरिंग के बाद भी कह रहा है पॉसिबल ही है, लेकिन अब पैसे देने का, पैसे की अमाउंट बढ़ गई है। बातें ना करें हाइब्रिड में। बातें ना करें। नोट कर लिया? चलें, अब डिस्क्लोजर 30 पे रहने दें या डिस्क्लोजर अपडेट कर दें? डिस्क्लोजर अपडेट कर दें, क्योंकि अभी 15 जनवरी है, अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है, मार्च अप्रैल तक ऑथराइज होंगी। देखें, अगर एक एंटिटी को रिसीव हो इंफॉर्मेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कब रिसीव हो इंफॉर्मेशन? about a masla that existed at end of balance sheet date, it shall update the date relate to those conditions in the light of new information. What is new information? This one, new information की बेस पे इसको अपडेट कर दें। An entity may need to update the disclosure even when the information does not affect the amount that it record in financial statement, यानी जर्नल एंट्री, चाहे जर्नल एंट्री पे कोई फर्क ना पड़े फिर भी डिस्क्लोजर अपडेट करें। जाहिर बात है डिस्क्लोजर अपडेट होने चाहिए, 30 से 35 पे जाना चाहिए, चाहे जनरल एंट्री को इफेक्ट ना भी पड़ा हो। और देखें जनरल एंट्री को इफेक्ट नहीं पड़ा, 30 से अमाउंट किस पे जा रही है? 30, लेकिन जनरल एंट्री नहीं हो रही, फिर भी डिस्क्लोजर अपडेट करें।
अगर एक एंटिटी रिसीव करती है इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट डेट के बाद कि कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा था बैलेंस शीट डेट पे, तो ये अपने डिस्क्लोजर्स को अपडेट कर लें इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, आखिरी कॉन्सेप्ट IAS 10 का गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये होता है कि एक अजम्पशन होती है कि हमारा इदारा जो है वो चलता रहेगा, हमारी एंटिटी चलती रहेगी। इट इज़ अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। तो एन एंटिटी शेल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न। अब आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे अगर मैनेजमेंट का ख्याल है कि आपने बिजनेस बंद कर देना है या आपने ट्रेडिंग बंद कर देनी है या आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि बिजनेस बंद करें। अगर मैनेजमेंट का यह ख्याल है, चाहे आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट भी आपका यह डिसीजन हुआ कि आपने अपना बिजनेस बंद कर देना है, तो यू आर नॉट अ गोइंग कंसर्न। असल में गोइंग कंसर्न इतना बड़ा इवेंट है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर ये साल के बाद भी सर्कमस्टांसेस अराइज हुए तो भी इसको हम एडजस्टिंग ही कहेंगे। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि बड़ा मसला है कि बिजनेस ही बंद हो रहा है, अब क्या फ़ायदा चीज़ों को बुक वैल्यूज़ पे दिखाने का, वो भी देखते हैं। आमतौर पे अगर आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट वगैरह डिटेरियोरेट हो रही हो और चाहे आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो रही हो, ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट भी रही है या नहीं। अगर हालात माड़े हो रहे हों तो सवाल अराइज होता है कि चलते रहना अप्रोप्रिएट भी है या नहीं। इफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती है मैं चलता रहूंगा, इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट का मतलब है अब मेरा ख्याल है कि मैं नहीं चल सकूंगा। इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट, अगर चलते रहना अब नहीं है आपने, तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा है, जिन्होंने ऑडिट पढ़ा है उनको पता है, बाकी लोग सुने, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा है कि ये स्टैंडर्ड रिक्वायर कहता है कि फंडामेंटल चेंजेस लाओ इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिस को चेंज कर दो रादर देन एडजस्टमेंट्स टू द अमाउंट रिकॉर्डेड। ओरिजिनल बेसिस में एडजस्टमेंट ना करो, उल्टा उठा के अकाउंटिंग की बेसिस ही चेंज कर दो। फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट से गुजारा नहीं चलेगा, पूरी अकाउंटिंग ही उठा के बदल दो। हमने कहा कैसे? उसका तरीका ये होगा कि आपकी बिल्डिंग है 70 की और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 60, तो चाहे आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको रियलाइजेबल वैल्यूज पे ले आए और 10 का लॉस रिकॉर्ड कर लें। और आपकी इन्वेंट्री है 50 की, रियलाइजेबल वैल्यू है 45, और इसी तरह लायबिलिटीज हैं, 20 रुपए की लायबिलिटी है, इसकी 20 रुपए की लायबिलिटी है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 30 और सेटलमेंट वैल्यू 28 की है, तो 2 रुपए की खुशी, 2 रुपए का गेन रिकॉर्ड कर लें। तो उस एसेट्स को ले आए रियलाइजेबल वैल्यूज पे और लाइबिलिटीज को किस पे ले आए? सेटलमेंट वैल्यूज पे। ये कब करेंगे? इफ गोइंग कंसर्न assumption is not valid। अगर गोइंग कंसर्न assumption इनवैलिड हो गई है तो आप अब चीजों को उठा के किस पे ले आए? रियर हाइब्रिड में। लास्ट रो प्लीज शीट चेंज कर लें, इस तरह देखें अगली रो वालों को क्या, उनका क्या कसूर है? पता नहीं मुझे। अच्छा, तो जल्दी बैठे हैं हाइब्रिड में लेटाने पे। तो एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यूज पे ले आए और लाइबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यूज पे ले आए। ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो रही हैं या ये
एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये चेंज हो गई हैं। इसको कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू बेसिस। और इसको कहते हैं हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल बेसिस, जिसे हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, हिस्ट्री के मुताबिक चीजें पड़ी हुई हैं। जी भाई, दोबारा पढ़ें। एक इदारे को चाहिए कि अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे ना बनाएं। देखें, अगर गोइंग कंसर्न वैलिड होती तो हम अल्लाह का शुक्र है हिस्टोरिकल पे रहते। अब क्या हो गया है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इस वजह से हम इससे इस पर आ गए हैं। बताएं, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो मुनासिब है कि चीज़ों को किस पे शो करें, हिस्टोरिकल बेसिस पे। और अगर इनवैलिड हो गई हैं, ब्रेकअप वैल्यू पे इमीडिएटली ले आएं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर दें। ओके एक इदारे को चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना बनाए गोइंग कंसर्न बेसिस पे, ना बनाए गोइंग कंसर्न बेसिस पे, ना बनाए, फिर इस पे बनाए ना, ये कह रहे हैं हम। एक इदारे को चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलें ना बनाए गोइंग कंसर्न बेसिस पे। अगर आपका इरादा है कारोबार बंद करने का, चाहे बैलेंस शीट डेट के बाद ही बनाओ। अगर आपका इरादा है कारोबार बंद करने का, या आपने बंद कर दिया, कर देना है, या आपके पास और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आप कारोबार बंद करें। वैसे आमतौर पे बिजनेस के रिजल्ट्स, बैलेंस शीट वगैरह डिटोरिएट होना इस चीज की इंडिकेशन होती है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड भी है या नहीं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो इसका इतना ज्यादा फर्क, इसका इतना ज्यादा असरात होते हैं कि बहुत फंडामेंटल चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग टू ब्रेकअप वैल्यू की तरफ हम चले जाते हैं। अगर आज बिजनेस ब्रेक हो तो चीजें कितने की होंगी। ये फंडामेंटल चेंज इन अकाउंटिंग हो रही है रादर देन एडजस्टमेंट। छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करने से काम नहीं चलेगा, सारी फंडामेंटल अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी।
जैसे कंसोलिडेशन में नहीं होता था, सारी चीज़ों को फेयर वैल्यू पे ले आते थे वर्किंग वन में, उस तरह का काम करना पड़ेगा। हाँ जी, डेटर डिटेरियोरेट यानी कि हालात माड़े हो जाना, डिटेरियोरेशन डिक्रीज हो जाना, इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स तबाह हो जाना। इसको छोड़ें। IS 1 कहता है कि डिस्क्लोजर दें अगर बैलेंस शीट्स प्रिपेयर नहीं हो रही, किस पर? गोइंग कंसर्न। बट किस पे प्रिपेयर हो रही हैं? बट ऑन ब्रेकअप वैल्यू। नहीं प्रिपेयर हो रही ना गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न पे प्रिपेयर हो रही होती तो किस पे प्रिपेयर होती? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और इफ मैनेजमेंट इज If management is aware of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as going concern, the events or conditions requiring disclosure may arise after the reporting date. इसको जरा नीचे से मिला के पढ़ते हैं। अगर तो if entity is going concern, if entity is, अगर आपको पता है मैंने चलते रहना है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, फिर कोई मसला नहीं। फिर कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर लें? हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर कोई मसला नहीं। सेकंड ऑप्शन, इफ एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, अगर एंटिटी नॉट अ गोइंग कंसर्न है, फिर क्या करें? फिर दो काम करें। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बट ऑन ब्रेकअप वैल्यू बेसिस। और 3 डिस्क्लोजर देने हैं अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे तो 3 डिस्क्लोजर देने हैं। क्या वजह बनी? कंपेटिटर आ गया, हुकूमत ने कहा कारोबार बंद करो, क्या वजह बनी? सॉरी, वजह नीचे बतानी है, पहले बताना है कि अब मैं गोइंग कंसर्न नहीं हूं। लिख के कहीं बता दें द फैक्ट दैट आई एम नॉट गोइंग कंसर्न, पहले लिख के बता दें कि मैं गोइंग कंसर्न नहीं हूं, और फिर उसके बाद बता दें द रीजन व्हाई द एंटिटी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गोइंग कंसर्न। और बेसिस जो आपने यूज की हैं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल गिवन, यूज ऑफ लिक्विडेशन वैल्यूज और ब्रेकअप वैल्यूज, एक ही बात है। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बता दें आपने कौन सी यूज की है, कि आज अगर मेरा बिजनेस लिक्विडेट हो जाए तो मैं क्या करूंगा। इधर देखें, अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे तो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ब्रेकअप वैल्यू पे और 3 डिस्क्लोजर देने हैं। नंबर 1, मैं गोइंग कंसर्न नहीं हूं, मैं क्यों गोइंग कंसर्न नहीं हूं, अब मैंने कौन सी अकाउंटिंग फॉलो की है। लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न हैं लेकिन आपको अच्छा खासा शक है कि आप कंटिन्यू में करेंगे गोइंग कंसर्न के तौर पे या नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं गोइंग कंसर्न तो हूं, लेकिन हल्का फुल्का आपको शक है पता नहीं क्या बनेगा, फिर ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दीजिएगा ऑन गोइंग कंसर्न, फिर कोई मसला नहीं। फिर हिस्टोरिकल अकाउंटिंग ही फॉलो करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस फॉलो करें, कोई मसला नहीं, फिर खैर है। सिग्निफिकेंट डाउट है, हालांकि सिग्निफिकेंट डाउट है, अच्छे खासे शक है कि मैं गोइंग कंसर्न नहीं रहूंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है, अभी चलाएं, फिर खींचें, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस यूज करें। लेकिन ना थोड़ा सा डिस्क्लोजर बना के दे दें यूजर को, मस्ट इंक्लूड अ डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल। क्या अनसर्टेनिटीज आपको फ्यूचर में नजर आ रही हैं जिसकी वजह से आपको डाउट्स क्रिएट होने लगे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता बरकरार रहेगा, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छा शौहर है, बस खत्म हो गई है बात। लोगों को बताएं कि बात खत्म हो गई है, वजह बताएं क्यों खत्म हुई है, और अब क्या प्रोग्राम है। अच्छा, रिश्ता तो चलता रहेगा लेकिन हालात बहुत माड़े जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट डाउट है कुछ ना कुछ हो जाएगा।
तो डिस्क्लोज कर दें क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, किसी मुनासिब बंदे को बता दें ताकि वो कोई अच्छा मशवरा दे सके, लेकिन चलते रहें साथ, कोई मसला नहीं अभी। हाँ ऐसे बात किया करें ना, ऐसे फिर सही रहता है। ओके, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर देंगे आप, इवन इफ सर्कमस्टांसेस अरोज आफ्टर, चाहे बैलेंस शीट डेट के बाद ही वैसे हालात बने, यानी 4 जनवरी को गवर्नमेंट ने आके कहा कि कारोबार बंद करो, तो बस अब आप गोइंग कंसर्न असम्पशन आपकी इनवैलिड हो गई है। हालांकि 31 दिसंबर को कुछ ऐसा पता नहीं था आपको, फिर भी ये एडजस्ट कर दें। द कंपनी विल डिस्क्लोज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग देम। तो ये डिस्क्लोजर तो आ गया है ना, बस इस लाइन को काट दें, ये बात यहां लिख दी है हमने। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप वैल्यू बेसिस में बी यूज्ड, एसेट्स आर शोन एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड लाइबिलिटीज एट सेटलमेंट वैल्यू। एसेट्स आर शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू एंड लाइबिलिटीज एट, इस पूरे मेथड का नाम ब्रेकअप वैल्यू। बस इसको जाने देना, ये असल में ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो डिस्कस कर रहा था, तो ये यहां कवर हो गया। अगर गोइंग कंसर्न है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे प्रिपेयर करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे प्रिपेयर करें, ब्रेकअप वैल्यू, और 3 डिस्क्लोजर दें। और अगर गोइंग कंसर्न है लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट है गोइंग कंसर्न पे, तो गोइंग कंसर्न पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, लेकिन एक डिस्क्लोजर दे दें कि क्या क्या अनसर्टेनिटीज हाइब्रिड में लेट आने पे इन्वॉल्व है, मोबाइल पकड़ के। ओके, मोबाइल तो छोड़ देना लेट आने पे। ओके अच्छा भैया, अब ये IAS 1037 इंशाल्लाह चलता रहेगा, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो फाइनल अकाउंट्स निकालें, पेज नंबर 630, पेज नंबर 630। नहीं, मैं तो फाइनल अकाउंट की नियत ही नहीं करके आया था घर से, मैं तो वो साथ वाले को डर तो नहीं लगता बूंदे ही गिर रही हैं मेरे ऊपर, तो मैं नमक हूं। तो भाई P&L का जो मुंह होता है, P&L का जो मुंह होता है, हम P&L के मुंह पे ये नहीं किया करेंगे, हम तो नोट में जाके किया करेंगे। सेल पकड़ा करेंगे, सेल अगर 118 पे पड़ी होगी तो उसमें से सेल्स टैक्स माइनस करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर हम सेल शो किया करेंगे। तो आमतौर पे हम ये वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे कि हम सेल शो करें फिर उसमें से सेल्स टैक्स और डिस्काउंट, ये हम सारा काम किया करेंगे लेकिन ये नोट 1 में जाके किया करेंगे। हम ICAP के पैटर्न के मुताबिक सेल से सवाल स्टार्ट किया करेंगे, और सेल जो है वो हुआ करेगी ग्रॉस सेल माइनस सेल्स टैक्स और माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेल जो निकल आया करेगी उसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस माइनस होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे IAS 38 में पहले दिन हमने डायग्राम बनाई थी, ये एडमिन एक्सपेंसेस से मुराद होगा हेड ऑफिस के खर्चे, एडमिन एक्सपेंसेस से मुराद होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग से मुराद होगा सेल्स ऑफिस के खर्चे जहां चीजें बिकनी है। और उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल।
कॉस्ट ऑफ सेल में आया करेगा फैक्ट्री के खर्चे, कॉस्ट ऑफ सेल में आएंगे फैक्ट्री के खर्चे। अच्छा, इसके बाद ना एक नई चीज आएगी, ये मोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, फैक्ट्री के खर्चे, हेड ऑफिस के खर्चे और सेलिंग डिपार्टमेंट के खर्चे, और ये इंटरेस्ट लीज के ऊपर या नॉर्मल लोन के ऊपर ये इंटरेस्ट आ जाया करेगा। अदर एक्सपेंसेस जो है ना, इसमें मोटी मोटी चीजें आएंगी, डोनेशंस आएंगी हमारी, लॉस ऑन पीपी आएगा, इंपेयरमेंट आएगा, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अभी एक फॉर्मेट आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 दिन में। तो नॉर्मल रूटीन से हट के जो भी चीजें हैं, डोनेशंस वगैरह, आपके लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिवैल्यूएशन लॉसेस, इंपेयरमेंट लॉसेस, एक्सचेंज लॉसेस, ये सारे अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाया करेंगे जो नॉर्मल नेचर के नहीं है हमारे, इनको हम एडमिन में नहीं डाला करेंगे। ये हमारे P&L का प्रॉपर फॉर्मेट होगा। अच्छा, और उसके बाद हम नोट बनाया करेंगे, इसने सेल का नोट नहीं बनाया, हम सेल का नोट भी बनाएंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल का नोट बनेगा 30 नंबर, एडमिन 31, डिस्ट्रीब्यूशन 32, अदर एक्सपेंसेस 33 एंड फाइनेंस कॉस्ट 35। ये नोट है। तो इन नोट्स के अंदर अगर मैं जाऊं तो इन नोट्स के अंदर डिटेल आ रही होगी चीजों की, बातें नहीं करनी। हाइब्रिड में लास्ट रो प्लीज जी, ये लास्ट दफा कहा मैंने 30। तो 30 में आके देखें कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में जाहिर बात है फैक्ट्री के खर्चे होंगे, रॉ मटेरियल, सैलरीज, ट्रैवलिंग, फ्यूल, पावर, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पैकिंग मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये सारे खर्चे होंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। इसी तरह इसमें अभी हम देखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह भी चीजें आती हैं। हाइब्रिड में लास्ट रो प्लीज अब सीट चेंज कर लें। अच्छा, इसके बाद 31 एडमिन एक्सपेंसेस, सैलरीज, ट्रैवलिंग, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर चार्जेस, प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज का सब नोट बना करेगा। प्रोफेशनल सर्विसेज की जगह हम अक्सर लिखा करेंगे ऑडिटर रेम्यूनरेशन वगैरह। उसमें ऑडिटर को जो जो पैसे दिए हैं वो यहां पे आया करेंगे। मिसाल के तौर पे नोट 31.3 प्रोफेशनल सर्विसेज। ऑडिटर को सालाना ऑडिट के क्या पैसे दिए, हाफ ईयरली ऑडिट के क्या पैसे दिए, उससे कोई मशवरा मांगा था उसके क्या पैसे दिए, ऑडिटर से टैक्स कैलकुलेट करवाया उसके क्या पैसे दिए, और ऑडिटर को आने जाने का खर्चा जो हमने दिया वो कितना था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये आया करेंगे प्रोफेशनल फीस के अंदर। लेकिन हम इसका नाम ऑडिटर रिम्यूनरेशन ही रखा करेंगे और नीचे उसका ब्रेकअप दे दिया करेंगे। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, सैलरीज, ट्रैवल, इसमें अक्सर एडवर्टाइजमेंट के खर्चे आया करेंगे, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इधर आया करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर आया करेंगी, वारंटी एक्सपेंसेस भी इधर आया करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। और उसके बाद हम आखिर में आके अदर एक्सपेंसेस बनाया करेंगे। अदर एक्सपेंसेस में हमारे दो मशहूर खर्चे आया करेंगे, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर वेलफेयर फंड, यानी वर्कर्स को कोई भी प्रॉफिट में हिस्सा देना है या उनकी वेलफेयर के लिए पैसे हैं वो आया करेंगे, एक्सचेंज लॉसेज आया करेंगे, इंपेयरमेंट्स आया करेंगी, डोनेशंस आया करेंगी। तो ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमारे खर्चे आ जाया करेंगे जो एडमिन, सेलिंग और कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह में नहीं जाने, इनको हम इधर क्लासिफाई कर दिया करेंगे। ओके, किधर है गए फाइनल अकाउंट्स। Fix Pakistan Limited is a listed company engaged in the business of manufacturing and marketing of personal care and food products. Following the next section, tried balance for the year ended 31 दिसंबर 2015। आपने P&L बनाने हैं along with the relevant notes बनाने हैं, P&L और notes बनाने हैं। ओके, इन सवालों में आमतौर पे गलतियां नहीं हुआ करेंगी, अनलेस के सवाल बता दे कि गलती है तो फिर ठीक है, वरना इन सवालों में आमतौर पे गलतियां नहीं हुआ करेंगी जिसमें नोट बनाना होगा, सेल आ रही है, इसको हम सेल में ले जाएंगे, स्क्रैप सेल को हम अदर इनकम में ले जाएंगे, सेल डिस्काउंट को हम सेल में से माइनस करेंगे। असल में सेल डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अगर हमें ट्रायल में नजर आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि अकाउंटेंट ने इसकी एंट्री कर दी हुई है, हालांकि वैसे ट्रेड डिस्काउंट सेल से नेट होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको सेल से नेट कर दिया करेंगे। रॉ मटेरियल आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, फिनिश गुड्स आ रही हैं। रॉ मटेरियल मीन्स के अभी तक टायर पड़े हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स टायर गाड़ी को लग चुके हैं लेकिन अभी तक पेंट नहीं हुआ, और फिनिश गुड मीन्स गाड़ी बन चुकी है।
परचेजेस आ रही हैं रॉ मटेरियल की, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाया करेंगे। सैलरीज के बारे में सवाल बताया करेगा क्या करना है। आउटवर्ड फ्रेट तो हम सेलिंग एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे क्योंकि ये इनवर्ड फ्रेट नहीं है। आउटवर्ड फ्रेट होता है चीज बेचने का खर्चा। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस को हम एडमिन में ले जाया करेंगे। ऑडिटर रेम्यूनरेशन को भी एडमिन में ले जाएंगे। डोनेशन को अदर एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे। इसको हम फाइनेंस कॉस्ट में लेके जाएंगे और एक्सचेंज लॉस को हम अदर एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे। ये इन्वेंट्रीज की क्लोजिंग भी आ रहे हैं। ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज थी और ये क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है। सैलरीज को आपने ऐसे तकसीम करना है, 55% कॉस्ट ऑफ सेल में सैलरीज हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की है और कुछ एडमिन की है। बाकी एक ये छोटी सी एडजस्टमेंट आ रही है, इट इज नॉट एन एरर, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर डिस्क्लोजर पर्पज। सैलरीज में कुछ प्रोविडेंट फंड के पैसे भी हमने अलग करके रखे हैं, प्रोविडेंट फंड के पैसे भी अलग करके रखे हैं। तो वो 54 मिलियन है, उसका हम एक सब नोट डाल देंगे, वो भी देखेंगे। ऑडिटर को जो हमने तनख्वाह दी है वो टोटल दी है 13 मिलियन। उसमें से 4 मिलियन में उसने हमें टैक्स कैलकुलेट करके दिया है और 1 मिलियन हमने उसे आने जाने का खर्चा दिया है। तो 13 माइनस 4 माइनस 1, बाकी जाहिर बात है उसका जो मेन काम है ऑडिट करके देना, बाकी उसकी ऑडिट फी दी होगी। तो थोड़े टैक्स के पैसे दिए निकालने के, थोड़े आने जाने का खर्चा दिया, बाकी उसकी मेन काम ऑडिट फीस दी होगी। इसका हम सब नोट बनाएंगे। डोनेशंस में 5 मिलियन की डोनेशंस हमने दी हैं डेट्स कैंसर फाउंडेशन को। अब इट इज नॉट एन एरर, सैलरीज में प्रोविडेंट फंड के पैसे पड़े हुए हैं, ऑडिटर रेम्यूनरेशन में आने जाने का खर्चा पड़ा हुआ, इट इज नॉट एन एरर। ये नहीं लिखा ऑडिटर रेम्यूनरेशन इंक्लूड रेंट, ये तो एरर होगी। एरर तो नहीं है अभी तक, अल्लाह का शुक्र है सवाल में। ऐसे सवालों में एरर्स बहुत कम होंगी, अनलेस के सवाल क्या है बता दे के कोई एरर है। डोनेशंस में पड़ी हैं 5 मिलियन की डोनेशंस जो हमने डेट्स कैंसर फाउंडेशन को दी हैं। वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स मिस्टर पीनट इज ए ट्रस्टी ऑफ डीसीएफ। तो बाद में गेम अंदर की ये पता चली कि हमने डोनेशन किसी ऐसे इदारे को दी है जिसमें हमारा डायरेक्टर, जिसका नाम मूंगफली रखा था उसका अम्मी अब्बू ने, वो इस कैंसर फाउंडेशन को चला रहा है, उनके ट्रस्टीज में है। अम्मी थी चलगोजा और अब्बू थे अखरोट, तो अल्लाह ने क्या दिया? मूंगफली। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ सेल का थोड़ा सा ज़ाहिर बात है ज्यादा 10-12 लाइनें होंगी, बाकी तो 3-3 4-4 लाइनें। अच्छा जी, फॉर्मेट पहले बना लें, बताएं जी। आगे P&L शीट खुद ही लिख लीजिएगा। सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, इधर पेरेंट की डालेंगे और इधर सब्सिडरी की डालेंगे। अच्छा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी। एड अदर इनकम लेस, नहीं अदर एक्सपेंसेस नहीं, यहां से अब शुरू करें। सेलिंग, एडमिन, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और पीबीपी और पैट, बस दोनों यही हैं अब सवाल में, एड ओसीआई वगैरह। सेल का भी डिस्क्लोजर बनेगा, वर्किंग वन नहीं, नोट 1, कॉस्ट ऑफ सेल नोट 2, अदर इनकम नोट 3, सेलिंग एक्सपेंसेस नोट 4, एडमिन एक्सपेंसेस नोट 5, अदर एक्सपेंसेस नोट 6, फाइनेंस कॉस्ट नोट 7। Okay, let's start. Note number 1, सेल्स। इसके लिए 2-3 लाइनें काफी हैं। नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके लिए आप 20-22 लाइनें छोड़ दें, 20 लाइनें छोड़ दें। कॉस्ट ऑफ सेल, इतना तो डेटा ही नहीं है सवाल में, खैर है
नोट नंबर 3, आप लोग तो तरतीब से चले ना, मैं तो बस देख रहा हूं जो बड़ी चीजें हैं वो उधर आए, जो छोटी चीजें हैं वो इधर आ जाए। नोट नंबर 3, ये नोट्स अगले सफे से शुरू किए ना, और ऊपर इनके हेडिंग क्या देंगे, कंपनी का नाम, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड, और इसके ऊपर क्या हेडिंग देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड। अच्छा जी, नोट नंबर 3 क्या है, अदर इनकम। जी नोट नंबर 4, सेलिंग एक्सपेंसेस। नोट नंबर, इसमें अदर इनकम में एक दो चीजें ही नजर आएंगी, कुछ ज्यादा नहीं नजर आई, बस 2-3 लाइनें काफी हैं। नोट नंबर 4 बोले, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब 10 लाइनें छोड़ दें जरा गिन के। जी नोट नंबर 5, एडमिन एक्सपेंसेस। जी नोट नंबर 6, अदर एक्सपेंसेस। एडमिन नहीं हुए अभी, हो गए एडमिन में लाइनें वही 8-10 छोड़ दें, 12 छोड़ दें। अदर एक्सपेंसेस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टेंशन नहीं है, आपको जितनी समझ आ रही है उससे डबल छोड़िएगा, शीटें जितनी मर्जी ले लें, उसमें कोई मसला नहीं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन नहीं कि आप क्लास को आगे पूछ रहे नहीं पेपर में क्या करेंगे, पेपर में डबल लाइनें छोड़ें, उसमें क्या मसला है। लेकिन इतने भी पागल नहीं होना, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए 3 सफ़े छोड़ दे, उसके एग्जामिनर को कहें चल लब होना अदर इनकम, लब अदर एक्सपेंसेस। नोट नंबर 7, हाँ दीवाने हैं, इतने भी नहीं हैं जितने हमें बनाया जाता है, और आजकल तो वैसे भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। साथ चलेगा मोबाइल का लास्ट सीन आ रहा है 22 जून 2025। जल्दी से हाइब्रिड में बैठें, लास्ट सीन ऊपर तो अब तो व्हाट्सएप वालों ने शायद लिख दें ऑलवेज ऑनलाइन, शायद इतने हालात बुरे हुए हैं बच्चों के आजकल। जी सेल 5-6, 5-8। स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल कितना, 16। वालिदा को ये ना कहा करें अम्मी ये बर्तन पुराने हो गए अब इनको फारग कर दें, क्योंकि वालिदा ने बड़े मोहब्बत से लेके दिए हैं उनको। ये और बात है कि अभी तक पेटी में पड़े हुए हैं। सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट 2-5। इसकी ना कल एंट्रीज करनी है हमने, एंट्रीज भी आपको सिखानी है। फिलहाल सुन लें, अगर ट्रायल में सेल्स डिस्काउंट नजर आ रहा है तो सेल में से उसको माइनस करते हैं, जैसे सेल रिटर्न को माइनस करते हैं। सेल डिस्काउंट 2-5, ये चीजें ट्रायल में नजर आ रही हैं, बस सिंगल एंट्रीज के तरीके से चलेंगी। ओके अच्छा, अब माय डियर मुझे जरा कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट बता दें, फिर मैं यहां बना देता हूं कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट। नहीं, इधर आप ऐसा करें, यूज कर लिया करेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड, या रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद आप डाला करेंगे लेबर, जिसको हम सैलरीज कहा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां आया करेंगी डायरेक्ट लेबर। सिर्फ कौन सी डायरेक्ट लेबर? वो होती है जो आप स्टाफ को दे रहे हो जो चीजें बना रहे, डायरेक्ट लेबर। इसके बाद आया करेंगे हमारे ओवरहेड्स। तो मटेरियल जमा लेबर जमा ओवरहेड, इससे पता चल जाया करेगी हमारी चीज कितने की बनी। ये ओवरहेड्स तो बहुत ज्यादा होंगे, लाइट
एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सारी चीजें यहां आ जाया करेंगी। इसका नाम रखा करेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल जमा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, वो इकट्ठा होकर इधर आ जाया करेगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद आप बताएं क्या ऐड करना है। एक्सेलेंट, ओपनिंग वर्क इन लॉजिक। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ये इसमें नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये खर्चा हमारे साल हुआ है। पिछले साल का जो नामुकम्मल काम था अब इस साल के हुए हुए काम में डाल दें। लेकिन जो इस साल काम हुआ है उसमें से भी कोई नामुकम्मल रह गया होगा, तो कुछ टायर खरीदे होंगे, कुछ लेबर इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन अभी पेंट नहीं हुआ होगा, तो उसको माइनस कर दें। तो लेस कर दें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यहां से माइनस करके बैलेंस शीट में ले जाएं, यहां से लेस कर दें। ये क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये फिगर आएगी, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, ये माइनस होगा, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब क्या करें? इसमें वो फिनिश गुड्स नहीं पड़ी हुई जो पिछले साल बना ली थी, वो नहीं पड़ी हुई इसमें, वो तो पिछले साल बना ली थी, ये तो इस साल बनाई हुई वाली हैं। इसमें डालें ओपनिंग फिनिश गुड्स। लेकिन कुछ बनी हुई गुड्स में से ऐसी भी हो सकती हैं जो बिक ना सकी हो, उसको फिर यहां से क्या कर दें? ये मेरी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, डेट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल। बस तस्वीर खींचनी है, तस्वीर खींच लें, वो आपकी मर्जी है। फॉर्मेट तो मैं उधर बनाने लगा असल में। तो ये हमारा एक ओवरऑल फॉर्मेट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड में आया करेगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन एंड ब्ला 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 ब्ला। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के चेंज होने से चेंज ना हो। और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट्स ज्यादा हो तो ज्यादा इस्तेमाल हो, कम हो तो, या डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हो। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जो फैक्ट्री में है वो कहां जाएगी? सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर। और जो मजदूर चीजें बना रहे हैं उनकी सैलरी डायरेक्ट लेबर। ओके, चलें जी। नींद से उठा दें हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में, ताकि हम आगे शुरू करें फिर काम। थोड़ी थोड़ी देर बाद जरा नींदों की बेटे बेटे आ जाती है आप लोगों को। बारिश हो रही है। ये और क्या क्या होने से क्या क्या होता है आपको? रॉ मटेरियल ऑन जेकम जनवरी 2015, रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल देख लो, बस 1715 1751। अस्सलाम वालेकुम। 1751। जहां कहीं खुश्क जगह हो बैठ जाओ। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस 73। अब थोड़ा सा बेशक ना अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपने कितनी लाइनें छोड़नी है। ये रॉ मटेरियल आ गया, यहां पे लेबर आएगी यानी सैलरीज, और ओवरहेड्स आमतौर पे 6, 7, 8 हो सकते हैं। उसके बाद फिर वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वगैरह आना है। तो थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि असल में ओवरहेड्स में क्या चीजें जानी है। ये तो रॉ मटेरियल यूज में चला जाएगा ना, ओवरहेड में ये जाएगा,
सैलरीज ओवरहेड में तो नहीं जाएंगी, सैलरीज को हम रॉ मटेरियल के नीचे एक लाइन के तौर पर डाल देंगे, बस 2-3 लाइनें काफी हैं। आज कोई ज्यादा डेटा नहीं है सवाल में, 2-3 लाइनें काफी हैं ओवरहेड्स के लिए। ये 2-4 लाइनें छोड़ के यहां पे, और यहां आ जाएगी बोलें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पता नहीं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल जमा लेबर जमा ओवरहेड। अब कर दें ऐड, और नीचे से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मत ढूंढें ताकि तरतीब से सवाल को चलाएं। जी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 73। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी है? 1 2। तो यहां तो फॉर्मेट बना लें, कोई मसला नहीं। क्लोजिंग माइनस करेंगे, फिर ये एक जवाब आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जो भी जवाब आए इसमें ऐड कर दें ओपनिंग फिनिश गुड का स्टॉक। जी 1210, जो जो आता है बस तरतीब से लिखे जाएंगे। नेक्स्ट, स्टोर्स एंड परचेजेस रॉ मटेरियल कितना? 22,603। अच्छी वॉक हो जाया करेगी। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम 180। यहां पे ना रॉ मटेरियल के नीचे लेबर की जगह छोड़नी है। अब आ जाएंगे आपके ओवरहेड्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम 180। आगे सैलरीज, ठीक है, नीचे से देख लें और इनको कर दें तकसीम। अभी तकसीम कर दें 55, 30 और 15। पकड़े जी, सैलरीज कितनी है? 2 ज़रब जी 55 इधर डाल दें, बाकी हाँ कौन सा 54? कौन सा 54? अब वो इसमें पड़ा हुआ है, कोई गलत नहीं है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने लगा हूं, ये गलती नहीं है, 54 इसमें पड़ा हुआ है, कोई गलती नहीं है। ये सैलरीज का हिस्सा ही है, ये सैलरीज का हिस्सा ही है। लेकिन आज इसको ना डिस्क्लोज करना सीखेंगे, यूजर को बताएंगे इसमें 54 पड़ा हुआ है। ये गलती की वजह से नहीं बताएंगे, बस वैसे ही बताएंगे कि इसमें 54 पड़ा हुआ है। अच्छा जी, 2-3 सेकेंड 55% इधर चला गया। और अब नीचे देखें सैलरीज बाकी कहां लेके जानी है? 30% डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर एकदम जाम मारे नोट नंबर 4 में जी, सैलरीज इधर बताएं कितनी डालनी है? इंटू जी 710 और 2 3 355। चलें जी आगे। ये पूरे जो IAS 28 और कंसोलिडेशन और ये जो फाइनल अकाउंट है ना, इस सारे में से मिला के 30 से 35 नंबर का सवाल आता है ग्रिड के मुताबिक। तो एक दो दफ़ा उसने ऐसा भी किया कि 20-22 नंबर का सवाल इसका दे दिया और 10 नंबर का सिर्फ कंसोलिडेशन का दिया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इसका सवाल जो है कंसोलिडेशन का अगर 15 नंबर का देते तो इसका 20 नंबर का देते, कंसोलिडेशन का 20 का देते तो इसका 10-12 नंबर का सवाल दे देता है। तो ये दोनों मिला के इसमें से 30-35 नंबर कवर हो रहे हैं। ओके, इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट भी और कंसोलिडेटेड भी। जी सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स हो गया। आउटवर्ड फ्रेट कहां डाल दें? आउटवर्ड फ्रेट सेलिंग में डाल दें, आउटवर्ड फ्रेट। अच्छा, इनवर्ड फ्रेट होता ना तो रॉ मटेरियल में डालते हैं।
इनवर्ट फ्रेड होता तो यहीं डालते, कहीं ओपनिंग प्लस परचेज में यहीं कहीं डाल देते। कैरेज इन जी 1 जी। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस एडमिन में कितने? लीगल एंड प्रोफेशनल 71। ऑडिटर रेम्युनरेशन अभी लिख दें, अभी यहां लिख दें, अभी कोई नहीं टेंशन, बस 13 लिख दें, फिर बाद में ब्रेकअप इसका कर लेंगे। डोनेशन डोनेशन हाँ जी 34। जी आगे क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल चार्जेस हाँ जी 133। एक्सचेंज लॉस IS 21 वाला 22। जी भाई बैलेंस शीट में आप क्या जाना है? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तो उसने मांगी नहीं, बैलेंस शीट तो उसने मांगी नहीं, अब क्या करें? बस क्लोजिंग स्टॉक में डाल दें। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग 2125। अभी टोटल करने की जरूरत है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग, 125। फिनिश गुड्स का 1153। 1153। अच्छा आप देखें ये ना कॉस्ट ऑफ सेल का जो नोट बना हुआ है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नोट 30.1 और 30.2। फिर नीचे जाके ना इन्होंने बताया हुआ है, देखिए सैलरीज तो टोटल हैं 1.6 बिलियन है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है ना, इसके आगे 3 सिफर लगाएं तो 1.6 मिलियन बनी या 1.6 बिलियन या 1.6 मिलियन थाउजेंड, 1.6 बिलियन है। ये जो 1.6 बिलियन की सैलरीज हैं, बिलियन ही है ना, ये तो मिलियन बना ना 1.6 मिलियन, लेकिन ऊपर 3 सिफर भी तो लगाने, तो 3 सिफर उठा के जरा नीचे लाएं, अब पढ़ें 1.6 बिलियन। तो 1.6 बिलियन की सैलरीज में सिर्फ 35 मिलियन की हमने ग्रेचुटी दी है और इतने प्रोविडेंट फंड के पैसे दिए हैं, इतने पेंशन फंड के पैसे दिए हैं, ये जो चीजें आप टैक्स की क्लास में पढ़ते थे। तो एम्प्लॉयर आपको पता है एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड अलग करके रखता रहता है ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे उसे देने में मसला ना हो। और याद रखिएगा ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, यहां लफ्ज उसने वाज़ेह तौर पे लिखा नहीं, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने उसके लिए अलग करके रख दिया है, देगा उसको रिटायरमेंट के टाइम पे ही। तो सैलरीज में आपको पता है एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी भी दे देता है, बोनस भी दे देता है, ओवर टाइम भी दे देता है, और प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी फंड के पैसे भी उसके लिए अलग करके रख देता है। ये सैलरी अकाउंट में डेबिट होता है, सैलरी डेबिट होती है, कोई नया अकाउंट नहीं होता। तो सैलरीज में अगर ये चीज पड़ी हुई है तो हमारा कंपनी लॉ चाहता है इसको डिस्क्लोज करके बता दें, बस तो हमसे डिस्क्लोज करेंगे आज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एडमिन स्टाफ को भी हमने देखें कुछ ना कुछ देना है ना, एडमिन स्टाफ को भी हमने ये चीजें देनी है। इसी तरह आप देखें जो हमारा स्टाफ है वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसमें भी देखें नोट डला हुआ है नीचे। तो अब ये तीनों नोट्स की दुम में हम 54 डालें या 54 के तोते 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 करके डाल दें?
मेरे ख्याल से तो ये तोते नहीं, आजकल तो एक किताब में देख रहे थे तोता भी तेज से कर दिया उन्होंने, पता नहीं कर दिए, लिखा हुआ था किताब में तोता तेज से। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या होना है, पुट को पट पड़ेंगे हमारे बच्चे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि 54 मिलियन में से 55 किन को दे दूं और 30 और 15। इसको नैरेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी की फॉर्म में, या वो डब्बा भी बना सकते हैं जैसे उसने बताया। हमने प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड के पैसे दिए हैं, या सिर्फ प्रोविडेंट फंड के, या सिर्फ ग्रेचुटी फंड के, या सिर्फ पेंशन फंड के? प्रोविडेंट फंड के। अब हम नोट डालेंगे, नोट नंबर 2.1, नोट नंबर 4.1 और नोट नंबर 5.1, ये तीन नोट डालेंगे, 2.1, 4.1 और 5.1। अल्लाह का शुक्र है लकीली मेरे पास जगह निकल आई है यहां पर, आपको तो मैंने वैसे ही छुड़वाई हुई थी बहुत ज्यादा। तो नोट नंबर 2.1, अच्छा सवाल की अंग्रेजी ही लिख दें, कोई गलती तो है यही, ये सवाल वाली अंग्रेजी लिख दें, सैलरीज इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बस इस तरह लिख दें। लिखें जी, सैलरीज, यूजर को बताएं ना इसमें कोई मसला है, मसला तो नहीं है मादरत, इसमें कोई चीज पड़ी हुई है। सैलरीज इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूट, भाई मैं सवाल से देख रहा हूं, घर वालों से नहीं पूछ रहा, ये सवाल से देख रहा हूं। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान ये होता है कि आपने कमिश्नर से अप्रूव कराया हुआ टैक्स में, ये छोड़ें इस लफ्ज का मतलब, लिखने तो लिख दीजिएगा। अमाउंटिंग टू रुपीज, बहुत सुस्ती करते हैं लोग, फाइनल अकाउंट का क्लास वर्क का सवाल भी होमवर्क में जाके नहीं करते, हालांकि इसका भी होमवर्क हम नहीं देते, सवाल क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसका सवाल भी घर में जाके नहीं करते जी। फिर कहते हैं पेपर में डिस्क्लोजर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, हमें क्या पता डिस्क्लोजर कैसे बनाने हैं जी। और 70-80% बच्चे तो ये कहते हैं आके, अच्छा इसका सवाल भी आना था, हम तो समझे थे कंसोलिडेशन का ही सवाल आएगा, बस 30 नंबर वहीं से कवर हो जाएंगे, इसका सवाल आ गया जी। इंटू 50 30 मिलियन। फिर सीनियर डराते हैं, ओए फाइनल अकाउंट शुरू कर दिया, अच्छा वो फाइनल अकाउंट शुरू हो गया तुम लोगों का, फाइनल अकाउंट, अच्छा। और घर जाके रिवाइज नहीं करते, बाद में डराते हैं छोटों को, हालांकि सबसे आसान टॉपिक है ये, कुछ भी निश्चित चीजों को उठा के प्रेजेंट कर देना होता है। ओके आगे चलें जी। चलें जी आगे, ये इधर भी करें जरा, नोट नंबर 4.1 बोलें, सैलरीज इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू अमाउंटिंग टू रुपीज इंटू 54 इंटू 30%, 16 मिलियन। ओके 15% एडमिन में ले जाए, नोट 5.1, salaries include contribution to बैलेंसिंग बता दें, 55 माइनस 30 कैसे,
आगे चलो। अच्छा, अगर ऑडिटर से टैक्स कैलकुलेट करवा लें तो इट इज एन एरर और इट इज एन इंफॉर्मेशन, सो जस्ट प्रेजेंट इट। और ऑडिटर को आने जाने का खर्चा दे दें तो इज इट, और ऑडिटर फीस में वो पड़ा हो, तो इज इट एन एरर और जस्ट एन इंफॉर्मेशन? सो इफ इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन एंड नॉट एन एरर, जस्ट प्रेजेंट इट। इसको सिर्फ प्रेजेंट कर दें। तो लेट्स प्रेजेंट इट। ऑडिट फीस नोट नंबर 5.2। अच्छा, अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं, ये 2-3 फिगर्स हैं तो डब्बा बना दें पूरा। अच्छा, इसकी हेडिंग ये हुआ करेगी ऑडिट फी। अब इंक्लूड का लफ्ज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट फी ये हेडिंग हो जाया करेगी नोट की। और नीचे सवाल में ऑडिट फी के नोट में ऑडिट फी ही अलग शो कर दें और इसके बाद टैक्स वालों के पैसे शो कर दें और इसके बाद आउट ऑफ पॉकेट। टैक्स के पैसे कितने हैं? अब ये कोई एरर नहीं है, हम जो है वो 13 के टोटे टोटे करने लगे हैं बस, ये और ये पड़ा हुआ है, तो ये कोई एरर नहीं है जी। टैक्स सर्विसेज आउट ऑफ पॉकेट। अब क्या करें, बाकी क्या करें? नहीं, क्या बैलेंसिंग, क्या मतलब बैलेंसिंग क्या? 4 और 1 5 होता है, बैलेंसिंग क्या? 13 कहां से कहां पड़ा हुआ है? ऊपर पड़ा हुआ है, उसको कहां लाऊं? बच तो नहीं। 13 को यहां ले आए, कुछ लोग कह रहे हैं 13 को यहां ले आए। अब क्या करूं फिर? बाकी ऑडिट फी 8। नोट नंबर 6.1 बस ये एज इट इज लिख दें, बस उठा के सवाल में जो लिखा है वो लिखा दें। डोनेशन इंक्लूड 5 million टू, पूरा लिखिएगा, डेट्स कैंसर। असल में आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो यूजर को तो एब्रीविएशन से समझ नहीं आएगा, तो आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं तो सर हूं। डोनेशन इंक्लूड 5 million टू डेट्स कैंसर फाउंडेशन, डेट्स कैंसर फाउंडेशन पूरा लिखेंगे। वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर मिस्टर मूंगफली, मूंग की दाल, मिस्टर पीनट, पीनट की भी जान ले लें, मिस्टर पीनट इज ट्रस्टी ऑफ DCF, यानी कि डायरेक्टर्स अपनी ही नॉन प्रॉफिट इदारों को डोनेशन दिए जा रहे हैं। ये यूजर को लिख के बता दें। जो डायरेक्टर्स ड्राई फ्रूट की बरादरी से ताल्लुक रखता है, ना पराचा है, ना गुज्जर है, ना जट है, ये खुश्क मेवा जात की बरादरी है, वहां से ये ताल्लुक रखता है, क्योंकि इसके अम्मी अबू भी खुश्क थे, मेवा जात। ओके, टोटल्स कर दे। 5,3,9 रॉ मटेरियल कितना निकला? रॉ मटेरियल तो मैं टेट्रा टू 9 जी 23711। अम्मी आज मैंने डिस्क्लोजर बनाए P&L के। 23
276 पंजाबी वाली 9 1989 439 क्यों परेशान हो रहे हो? अल्लाह आपके वालिद साहब को देंगे 9 439 जी। आगे ये जरा टोटल मैं खुद करता हूं इसका 16 ये मैं करता हूं जी। जब बिल्कुल मुश्किल है। सेल 5394 शेल 5394 शेल ने बोला मैं आई। अब अगर ये यूफोन है तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी बन गई है। अब ये पीटीसीएल को भेज दे ताकि वो कंसोलिडेशन कर ले फिर। और अगर ये पीटीसीएल है तो फिर ये सब्सिडरी के फाइनेंशियल में मंगवा ले ताकि कंसोलिडेशन हो जाए। अरे मेरी गल नहीं सुननी, फिगरां लिखवानियां ने। जापा 30218 30218 16 1979 आपके अम्मी अब्बू कितने साल के थे? 2 साल के अच्छा। एडमिन एक्सपेंसेस 439 439 56 133 27617 हाँ जी, ब्रैकेट गलत लग गई। तो संजीदा ना रहा करें, साथ वाले को मुस्कुराते रखा करें, चुंडी वड़ के नहीं, गुदगुदी करके नहीं। मजाक उड़ा के नहीं। हमारी मस्जिद में एक भाई आए हुए थे यूके से कल, कोशिश करूंगा कल अगर इधर कॉलेज भी आ जाएं। तो उन्होंने बेटे से मेरी उम्र पूछी, उसने कहा 7 साल। तो उन्होंने कहा व्हेन आई वाज 7 years old, तो मैं भी आप जितना ही था। तो भाई किधर चाह रहे हो यार, तुम कितने साल के हो गए हो? अच्छा ओके। अब मेरे भाई पार्ट बी बनाओ।